जावा यूनिट 1 की क्विकसॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से और इजीली। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा की जब हम बात करते हैं तो जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि ये डेटा के अराउंड काम करती है बजाय कि फंक्शंस और लॉजिक के काम करने के। साथ के साथ हाई लेवल यानी कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का लिखा हुआ कोड चल सकता है। यानी सिंपली ऐसे समझे तो प्लेटफॉर्म बाई प्लेटफॉर्म हमें चेंज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम क्रिएटर की बात करें तो इसके जेम्स कोसलिंग, जिनको कि फादर ऑफ जावा बोला जाता है। जो कंपनी है वो सन माइक्रो सिस्टम्स ने इसको डेवलप किया था। पहले इसका नाम ओक था, फिर इसका नाम रीनेम किया गया जिसको हम लोग जावा बोलते हैं। इसकी जो कोर पर्पज़ है वो ये है कि हम लोग सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करें जिनको कि हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकें। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। कोड को एक बार लिखना है और वो हर एक जगह पे चल जाएगा। साथ के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिक्योर, यानी कोई भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसके अंदर नहीं असाइंड होता है। जो कोड लिख रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है रोबस्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट इसके अंदर होता है। फिर आता है पोर्टेबल, यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम पे हम लोग इसको सिंपली रन कर सकते हैं। फिर आता है मल्टी थ्रेडेड का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ही बार में हम लोग मल्टीपल टास्क अपने कोड के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। जावा के अंदर जो भी कोड हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे उसके अंदर। ये वाला डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो होती है जेडीके, यानी जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर आता है जेआरई और फिर आता है जेवीएम। जेवीएम की बात करें तो ये बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन जो होती है वो क्या करती है कि बाइट कोड जो होती है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर मशीन इंडिपेंडेंट हो जाती है। साथ के साथ जैसे हम लोग बात करें तो जो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, जबकि जावा रन टाइम जो बेसिकली है, जैसे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जो एग्जीक्यूशन का मेन कंट्रोल करती है वो, तो ये क्या करती है कि जेवीएम और कोर लाइब्रेरी जो होती हैं जो कि जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज की जाती हैं उनको ये कंटेन करता है। ठीक है, तो ये केवल प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज की जाती है। कौन? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। फिर आता है जेडीके, यानी जावा डेवलपमेंट किट, जो कि बेसिकली क्या करती है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के साथ साथ जो हमने यहाँ पर डायग्राम है जावा वर्चुअल मशीन, इसको कंटेन करती है। यानी कि ऐसे बोले तो कंपाइलर, जावा सी या फिर डिबगर। सिंपल ऐसे समझे कि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है और सबसे छोटा सर्कल जो होती है वो होती है जावा वर्चुअल मशीन, जिसका मेन एम ये होता है कि बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना। और जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होती है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ये होता है कि ये जेवीएम को कंटेन करता है, साथ के साथ ये प्रोग्राम्स को रन करने के केस में यूज किया जाता है। रन टाइम से आप याद कर सकते हैं। फिर आता है जेडीके, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट, जो कि जेआरई और जेवीएम को कंटेन करता है खुद के अंदर। ये डायग्राम मैंने इसीलिए दिया है, काफ़ी इजीली ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, जिसके बेसिस पर जेडीके का यूज करके, किट का मतलब क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटीज होंगी, टूल्स होंगे जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ एग्जीक्यूशन जो मेन मेथड है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे हम लोग इंटीजर मेन वगैरह सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसी तरीके से जावा के अंदर जो प्रोग्राम होती है वो इसी चीज़ से स्टार्ट होती है। यानी हमने जो लिख रखा है क्लास हेलो जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इससे ही स्टार्ट होती है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की है वो है पब्लिक। पब्लिक बेसिकली क्या होता है कि सब जगह से एक्सेसिबल, इसका सिंपल मतलब ये हुआ। ठीक है, एक्सेसिबल एवरीवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन होती है उसको इस मेथड तक पहुँचना जरूरी होता है। किस मेथड तक? जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। ठीक है, अगर पब्लिक हम लोग नहीं लिखेंगे तो जेवीएम जो है वो प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये बोलेंगे कि प्रोग्राम को बाहर से एक्सेस करने की जब हम लोग परमिशन देते हैं उसके लिए हम लोग पब्लिक को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेसिबल एवरीवेयर, सब कोई इसको एक्सेस कर सकता है एवरीवेयर। ठीक है, जेवीएम को इसका एक्सेस चाहिए ताकि वो क्या कर सके, बेसिकली सिंपल ऐसे समझे तो इस मेथड तक जेवीएम का पहुंचना जरूरी है, वरना जेवीएम बोल रहा है ना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर पाएगा। मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करेगा तो वो बेसिकली कन्वर्जन नहीं करेगा बाइट कोड से मशीन कोड को, जिसके कारण प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमारा जावा को जो है कोड, या फिर जावा जो ओवरऑल मशीन इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक। स्टैटिक का सिंपल मतलब ये होता है, थोड़ा ये वीडियो पूरा देखने के बाद और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स मेथड ये सारी चीज़ें आगे चल के हमें स्टडी करनी है। स्टैटिक का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को बिना बनाए जो मेथड होता है उसको हम लोग चला सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी बिना ऑब्जेक्ट को बनाए सीधा हम लोग इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हैं। वॉइड की बात करें तो जैसे हम लोग उसके अंदर लिखते हैं, वॉइड में लिखते हैं किसके अंदर? सी लैंग्वेज के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख रखा है। वॉइड का मतलब क्या होगा कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा इस मेन वाले प्रोग्राम से, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है मेन मेथड। ठीक है, और मेन जो है वो क्या होता है, जो हमने लिख रखा है यहाँ पर मेन,
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये बेसिकली क्या होता है, जो जावा प्रोग्राम होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जावा जेवीएम जो होती है, जावा वर्चुअल मशीन जो होती है, जो सबसे छोटी सर्कल थी, वो क्या करती है, सबसे पहले इसी मेथड को ढूंढती है। जैसे सी लैंग्वेज था तो उसके अंदर फंक्शन इंटीजर मेन था तो वो एक फंक्शन था, उसी तरीके से यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, एक मेथड है, ठीक है। तो ऐसे बोले तो मेन जो है वो प्रोग्राम का एंट्री गेट होती है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर मेन। मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा याद करने में आसान हो, समझने में आसान हो। फिर हमने लिख रखा है स्ट्रिंग आर्ग्स, ये क्या होती हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनको ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स जो होती हैं वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करती हैं, यानी जैसे अगर रन करते समय हम लोग कुछ वैल्यू देंगे तो क्या करेंगी, वो वैल्यू जो होंगी वो इनके अंदर ARGS के अंदर क्या हो जाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स कैसे बोल सकते हैं, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। यानी रन करते समय जो भी वैल्यूज को हम लोग देंगे उनको ये स्ट्रिंग आर्ग्स स्टोर करेंगे। मेन एंट्री पॉइंट हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले हमने डिफाइन किया पब्लिक। पब्लिक जो होता है वो जेवीएम के लिए एंट्री का मेन पॉइंट होता है। फिर स्टैटिक के बारे में समझ गए कि बिना ऑब्जेक्ट को बनाए भी हम लोग मेथड को चला सकते हैं। और वॉइड का सिंपल मतलब ये हुआ कि कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है। ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सिंपली हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो जावा है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाती है। सबसे पहले हम लोग जो सोर्स कोड लिखते हैं, जो कि बेसिकली डॉट जावा फाइल से इंट करेगी, मतलब डॉट जावा एक्सटेंशन से, तो उसका जब कंपाइलेशन होगा तो हमें एक बाइट कोड मिलेगा, ठीक है। बाइट कोड जो होता है 100 के अंदर इस तरीके से बेसिकली मिलता है, ठीक है। तो जब हमें बाइट कोड मिलता है ना सिंपली, तो उसका हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन करते हैं तो जेवीएम जो उसका एग्जीक्यूशन करता है तो हमें ऐसा मशीन कोड कन्वर्ट करके देता है। ये थोड़ा डीप की बात है, इसके अंदर जैसे 1001 जो होते हैं उनको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड के अंदर, तो जेवीएम जो होता है वो उनको इस प्रकार से एग्जीक्यूट कराता है कि उनको अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर भी उस पर्टिकुलर बाइट कोड को या फिर जो जेवीएम के द्वारा आउटपुट मिला उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उस कोड को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर रन कर पाते हैं। जबकि सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग शायद हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर हमने प्लेटफॉर्म को चेंज किया तो। मतलब सिंपल अगर हम लोग इस पूरे पेज की समरी को बोलें तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो जेवीएम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो बीच में काफ़ी हेल्प करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। हमने पाइथन, सी लैंग्वेज सब के अंदर डेटा टाइप्स पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। जो यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नॉन प्रिमिटिव, जिसके अंदर आता है अरे, स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं बाइट, जिसको के लिए 8 बिट हम लोग एलोकेशन करते हैं। इंटीजर के लिए बेसिकली जो एलोकेशन होता है, ऐसे बोले तो डिफिनीशन के लिए बेसिकली हम लोग 32 बिट यूज करते हैं। फिर बेसिकली फ्लोट के लिए 32 बिट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। उसी तरीके से बुलियन के लिए ट्रू और फॉल्स होता है लोकेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ऐसे समझ सकते हो कि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में जो एक्सप्लेन किया गया है डिक्लेरेशन के लिए, जैसे हम लोग इंटीजर ए लिखते हैं फिर उसके बाद एक सेमी कोलोन दे देते हैं, उसको यूज करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के लिए जैसे दिया गया है, तो इनिशियलाइजेशन बेसिक जो पाइथन है, सी लैंग्वेज है या फिर जावा है, सबके अंदर सेम तरीके से चलती है। लेकिन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन जो होता है वो चेंज होता है थोड़ा। क्या होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम चल रहा है, रन टाइम होता है, जिसका मतलब जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब हमने कुछ वैल्यू असाइन करनी है। जैसे इंटीजर वाई जो है वो क्या है, डायनेमिक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू बाद में असाइन होगी। पहले एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, उसके बाद ही असाइन किया जाएगा। उसके नीचे जैसे फंक्शन दिया गया है वॉइड फंक्शन, हमने सेमी कोलोन सॉरी जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10, यानी जो एक्स इज इक्वल टू 10 है, मैंने पाइथन के अंदर भी कवर किया था। इंडेंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड यहाँ पर है कि इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 जो है वो सिंपली ये बता रहा है कि एक्स की 10 की जो वैल्यू है वो इसी ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि इसको हम लोग स्कोप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है। तो डेटा टाइप्स के अंदर उतना कुछ नहीं है, बस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो, और जो हमें पहले से मिलते हैं उसके बारे में बस पता होना चाहिए। बाकी बेसिक तरीके से ये चल रहा है, और एक डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो तो पता ही होगा, ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं उस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं, ठीक है। और ऑपरेंड्स जो होते हैं वो जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो ए और बी ऑपरेंड्स हो गए, प्लस जो हो गया वो ऑपरेटर हो गया। अरिथमेटिक के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। असाइनमेंट के अंदर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू आता है। प्लस इक्वल टू का मतलब मैंने पाइथन के अंदर भी बताया था। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू के बारे में डिफरेंस भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था पाइथन के अंदर। फिर यूनरी के अंदर आता है प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, जैसे कि सी लैंग्वेज वगैरह के अंदर चलता है। लॉजिकल के अंदर आता है डबल इम्परसेंट, या फिर जिसको बेसिकली हम लोग डबल इम्परसेंट बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, या फिर नॉट बोल सकते हैं। बिट वाइज के अंदर आता है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और एक्स और जो हमने यहाँ पर लिख रखा है वो।
कंट्रोल फ्लो ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कंडीशन जैसे इफ़ एल्स है तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लैडर का सिंपल मतलब क्या होता है, एल्स इफ लैडर जो होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एल्स इफ एल्स ऐसे जब हम लोग लिख रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एल्स इफ लैडर या फिर इफ एल्स लैडर का यूज कर सकते हैं। स्विच के बारे में भी जैसे हमने यूज किया है, तो स्विच को भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक के बारे में हमने जैसे पढ़ रखा है कि ब्रेक इज यूज टू टेक कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। पाइथन पढ़ा होगा तो उसे थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। और डिफॉल्ट जो होता है वो तब के लिए यूज किया जाता है जब कोई भी केस मैच ना करे। थोड़ा थोड़ा ये सी लैंग्वेज से सिमिलरिटी है इसका जावा का। अब हम लोग जो हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर जो हमने पढ़ा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसके बारे में हमने अरे पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अरे के बारे में पता ही होगा, हमने मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ रखा है सी लैंग्वेज के अंदर भी, पाइथन के अंदर, कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के लिए जैसे हमने लिखा इंटीजर ए डबल आर इज नेम ऑफ द अरे। मतलब सिंपल हमने एक्सप्लेन किया कि हम लोग आईएनटी यानी इंटीग्रल अरे डिफाइन कर रहे हैं। हमने उसका नाम दिया न्यू आईएनटी जो है वो डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है, तो न्यू आईएनटी 5 यानी कि उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट एलोकेशन क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर अरे इज इक्वल टू सिंपल हम लोग 10 20 30 40 यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, सिंपली हम लोग उसको अलोकेट करते हैं। मतलब ये इसको बोलते हैं स्टैटिक अलोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग डायरेक्टली वैल्यू ही असाइन कर देंगे, जिसके बेसिस पर वो ये समझ जाएगा, कौन समझ जाएगा, जावा, कि हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, कौन कौन से, 10 20 30 और 40। एक्सेस की बात करें, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं ना प्रिंटफ A0, जैसे हम लोग लिखते हैं, तो हमें अगर मान लो A0 मतलब पहले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, 0th लोकेशन बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने यहाँ पर लिख रखा है, फिर हमने लिखा A R0 यानी कि 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है 10, उसको हमें आउटपुट के तौर पे दे दीजिए, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये मल्टीपल टाइम्स हमने पढ़ रखा है, जैसे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू AKTU हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, लेंथ जो होता है वो बेसिकली स्ट्रिंग के जब हम लेंथ अप्लाई करेंगे, जो मेथड है, जैसे फंक्शंस होते हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करो, कि केस में हम लोग STRLEN लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंथ लिख रहे हैं तो हमें बेसिकली क्या दे देगा, कैरेक्टर्स हमने कितने लिख रखे हैं, जैसे AKTU के केस में हमें 4 मिल जाएगा। फिर हमने लिख रखा है कैर एट आई, हमने जो लिख रखा है उसके बेसिस पर क्या हो जाएगा कि हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे कि आई के जो भी सारे वहाँ पर हमने कैरेक्टर स्टोर कर रखे हैं उनको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। टू अपर केस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी सारे लेटर्स हैं, स्ट्रिंग जो भी हमने डिफाइन किया उसके अंदर जो भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और टू लोअर केस उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर हमने इक्वल्स टेक्स्ट लिख रखा है, यानी हम लोग एग्जैक्ट स्ट्रिंग की वैल्यूज को क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को हम लोग इसके अंदर कंपेयर कर पाएंगे। तो अरे और स्ट्रिंग्स के बारे में आइडिया अच्छे से क्लियर होगा, आशा करता हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस जो भी थी वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती थी, तो इसका मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रिपेयर किया था कि जो ऑब्जेक्ट होती है ना वो ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं लोग। ऑब्जेक्टिव बनाते किस लिए हैं, उनका प्लानिंग होता है, टेम्पलेट प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमें केक बनाना है तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमें केक में क्या चाहिए, जो सिंपल मतलब क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ये क्लास के अंदर आती हैं। केक के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए उसको तुम क्लास से रिलेट कर लो। ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल इंस्टेंस होता है। ऐसे बोले तो प्रैक्टिकलिटी जो पॉसिबल होती है क्लास के जो सारे हमने डिफाइन किए हैं, उन सारी चीज़ों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना ऑब्जेक्ट कहलाता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो मेन पेरेंट क्लास जो है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को जब इनहेरिट करते हैं, जो डायग्राम यहाँ पर शो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक चीज़ होती है उसको हम लोग मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर भी होता है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शो करना, बाकी इररिलेवेंट डिटेल्स को हाइड कर देना। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो जाता है कि डेटा और मेथड्स दोनों को हम लोग एक के साथ रैप कर देते हैं। और डिटेल में हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक डायग्राम भी शो किया गया है। जो क्लास होता है वो हमारा ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग हमने की है वो इसके अंदर आता है, जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है, या फिर फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज़ का होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोड के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो स्पेशल मेथड होते हैं जिनके लिए हमें बेसिकली क्या कर सकते हैं
कि इनका यूज करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके उनको वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको फंक्शन से रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जैसे कोड में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, इनका जो नाम होता है वो मैच करता है क्लास के नाम से। ठीक है, हम लोग समझेंगे इसको। और इनके पास कोई भी रिटर्न टाइप, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं देते हैं, चाहे वो इंटीजर वॉइड कुछ भी नहीं, मतलब वॉइड बोल सकते हैं क्योंकि ये कुछ नहीं रिटर्न करते हैं। देखो, जो कोड है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, सबसे ऊपर हमने क्लास स्टूडेंट लिखा है, मतलब हमने एक ऐसे बोले तो ब्लूप्रिंट डिफाइन किया है स्टूडेंट के लिए कि उसके पास अपना एक रोल नंबर होगा इंटीजर में, और स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हम लोग उसका नेम लिखेंगे। ये हमने स्टूडेंट का क्लास डिफाइन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे नीचे आओ, देखो हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लास का जो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट जो है वो नाम ऑब्जेक्ट का तो फॉलो करेगा, हमने पढ़ा ना कि जो नाम होता है वो एग्जैक्टली इसके अंदर जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का क्या होता है, ऐसे बोले तो रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस होता है। तो हमने स्टूडेंट एस वन डिफाइन किया, जिसके अंदर हमने लिखा न्यू स्टूडेंट, मतलब इसके लिए न्यू स्टूडेंट लिखा, मतलब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। फिर एस टू के लिए क्या हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है वो क्या है, क्लास, और हमने 42 डिफाइन किया। अब ऐसे समझो कि जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन कॉल होगा, तो देखो पहला हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग इसके अंदर बेसिक प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल देखो वन डॉट जो हमने लिख रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर जब हम लोग स्टूडेंट कॉल करेंगे ब्लैंक, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। नीचे जो ऑब्जेक्ट S1 डिफाइन किया है वहाँ से तो हमें डिफॉल्ट प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम लोग कुछ वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 42 लिख रखा है ना, तो 42 क्या हो जाएगा, आर के अंदर पास हो जाएगा, जिसके केस में हमें जो वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी, या फिर बोले तो रोल नंबर जो होगा वो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सिंपल, हम लोग सबसे पहले क्लास डिफाइन करेंगे, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग डिफाइन करेंगे, अब हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमने उनके लिए बेसिकली डिफाइन कर दिया तो वो मेमोरी को कंज्यूम करेंगे। और हम लोग जब कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करेंगे तो जो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने क्लास डिफाइन किया है ना उसके साथ उसका नेम जो होता है वो मैच करेगा, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट है मैच कर रहा है, जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के केस में, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्लास, फिर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया सबसे नीचे, फिर हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखो, जो कंस्ट्रक्टर था उसको मैंने फंक्शन से ही रिलेट कराया, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो हमने ये बोला ना कि जो कंस्ट्रक्टर है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग मेथड्स को समझ लेते हैं। जो मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे समझो कि एकदम फंक्शन की तरह वर्क करते हैं, जो सी लैंग्वेज या फिर पाइथन के अंदर हमने डिफाइन DEF जो पाइथन के अंदर लिख के हमने डिफाइन किया था। तो ये क्या होते हैं, मेथड्स एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एडिशन या कुछ भी परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो कोड लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं, मतलब ये फंक्शन का बेसिक बोले तो ढांचा है, जिसके के केस में हम लोग यहाँ पर मतलब मेथड्स को लिखेंगे। रिटर्न टाइप का मतलब क्या हुआ कि जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा, या कि कुछ नहीं रिटर्न करेगा। मेथड नेम यानी कि जो मेथड होगा उसका हम लोग नेम डिफाइन करेंगे, और पैरामीटर्स क्या होगा जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे, जैसे समझ लो कि हमने कॉल किया कि इंटीजर ऐड 32 या फिर 3,2 हमने लिख लिया, तो 3,2 क्या हो गया, पैरामीटर्स होंगे जो मेथड के अंदर पास होंगे, और बॉडी जो है उसके अंदर हम लोग कोड लिख देंगे जो कि ये मेथड पर बार बार परफॉर्म करेगा। फंक्शन की तरह दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हैं, जो कि एक्सेस स्पेसिफायर के लिए यूज होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, ऐसे समझो कि जो डेटा है या फिर मेथड है उनको कौन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब जो डेटा हमने लिया उसके अंदर जैसे बहुत सारे डेटा को हम लोग ले सकते हैं, कोड के अंदर ले सकते हैं ना, इंटीजर जैसे मान लेते हैं इंटीजर x इक्वल टू 3 हमने डिफाइन किया, तो ये डेटा हो गया, और मेथड जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा और मेथड्स हमने डिफाइन किया है उनको कौन एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा कि एक लोकल होता है और एक स्टैटिक होता है, उसी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। लोकल जो होगा वो इनसाइड द ब्लॉक ऐसे काम करता है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जावा में जो 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, ऐसे समझो मान लो तुम्हारे पास एक घर है, तो प्राइवेट जो होगा वो क्या होगा, केवल ओनर अंदर जा सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब फैमिली मेंबर्स भी उसके अंदर जा सकते हैं, और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ जो ओनर है वो जा सकता है, फैमिली के मेंबर जा सकते हैं, साथ के साथ रिलेटिव भी जा सकते हैं, और पब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी जा सकता है उसको। ठीक है, अब सेम क्लास का मतलब क्या हुआ, सेम क्लास का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो क्लास है जो हमने डिफाइन कर रखा है, क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने पिछले पेज पे डिफाइन किया था, तो क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। पैकेज का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे के पूरे पैकेज के अंदर एक्सेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो सब क्लास हमने डिफाइन किया, तो सब क्लास बेसिकली क्या होता है, सब क्लास का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो
क्लास हुआ, उसका हमने सब क्लास जब डिफाइन किया तो उसके अंदर हम लोग उसको यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एवरीवेयर मतलब क्या हो जाएगा कि हमने एक जगह उसको यूज किया, उसके बाद हम लोग कहीं उसको चाहें तो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं तो उनको हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पब्लिक में बेनिफिट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोड में हम कहीं भी इसको चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। जबकि प्रोटेक्टेड के अंदर कौन होते हैं, केवल रिलेटिव्स अंदर जा सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या हो सकता है कि जो घर का ओनर था वो तो जा सकता है, उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि बेसिक हम लोग इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट जो होता है उसके अंदर केवल के केवल ओनर ही अलाउड होते हैं। इसके कारण होता क्या है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। इसको इस तरीके से समझो कि दरवाज़ा कौन खोल सकता है और उस दरवाजे को खोल करके कौन अंदर जा सकता है। पब्लिक के अंदर कोई भी जा सकता है, इसके लिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी यानी इसके अंदर सबसे ज़्यादा सुविधा हमें मिलती है। अब हम लोग जावा के अंदर 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, स्टैटिक, फाइनल और इनकैप्सुलेशन। स्टैटिक जो होता है ये सिंपल जैसे लिखा हुआ है, बिलोंग टू द क्लास नॉट द ऑब्जेक्ट, मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस। इसको तुम स्टैटिक इंटीजर से रिलेट करो, ठीक है। तो स्टैटिक जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्लास के लिए यूज की जाती हैं या उसके लिए होती हैं, ठीक है। इनकी जो मेमोरी के अंदर हम लोग एलोकेशन करते हैं वो केवल एक बार बनती है, ठीक है। अगर हमने एलोकेट एक मतलब हमने स्टैटिक यूज नहीं किया और जैसे हम लोग लिख यहाँ पर हमने लिख रखा है स्टैटिक इंटीजर काउंट इज इक्वल टू जीरो, अगर हम काउंट इज इक्वल टू जीरो केवल लिख के रखते हैं यानी स्टैटिक नहीं लगाते हैं, तो उसके केस में क्या होगा कि अलग अलग जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना तो उनके केस में ऑब्जेक्ट के लिए जो बेसिकली काउंट की वैल्यू होगी वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने स्टैटिक इंटीजर काउंट इज इक्वल टू जीरो लिख दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे समझो कि एक वैल्यू चिपक गई है कंप्यूटर के अंदर कि काउंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी। अब हमें इस काउंट की वैल्यू को एक्सेस करना होगा जावा के अंदर, तो कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा गया है क्लास नेम जो भी हमने यहाँ पर दे रखा है, क्लास का जो भी नेम होगा उसका नेम दे करके डॉट काउंट हम लोग लिख देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यानी क्लास के अंदर अगर हमने काउंट की वैल्यू ली है और उस क्लास की काउंट की वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग क्लास का नेम डॉट काउंट हम लोग सिंपल लिख देंगे। फिर आता है फाइनल कीवर्ड, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। यानी फाइनल का सिंपल मतलब ये समझो कि लॉक लग चुका है, अब कुछ भी कर लें चेंज हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे फाइनल वेरिएबल, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया फाइनल इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 10 फाइनल है, हम लोग कुछ भी कर लें कुछ भी हम लोग चेंज उसको नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से फाइनल मेथड, जैसे हमने लिख दिया कि हमने डिफाइन किया ना, जैसे वॉइड शो हमने लिख दिया मान लेते हैं मेथड का नाम और उसके आगे हमने लगा दिया फाइनल, तो फाइनल लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब इसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके जो भी सब क्लासेस हम लोग बनाएंगे मेथड के उनको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओवरराइडिंग वगैरह के बारे में या ओवरराइटिंग के बारे में। और फिर आता है फाइनल क्लास। फाइनल क्लास का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्लासेस के बारे में पहले 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 ही डिफाइन किया है। जैसे हमने क्लास टेस्ट बनाया, ठीक है, टेस्ट उसका नाम है, क्लास जो हमने उसके लिख दिया। अब उसके आगे अगर हम फाइनल लगा देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस क्लास को हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझो कि लॉक का मतलब क्या हुआ, फाइनल जो यहाँ पर कीवर्ड है वो बेसिकली लॉक की तरह काम करता है। अगर फाइनल वेरिएबल यानी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते हैं, मेथड तो मेथड को मतलब हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं कुछ भी हो जाए, और फाइनल क्लास मतलब उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा और मेथड को हम लोग रैप कर देते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे जो बेसिक इनकैप्सुलेशन होता है ना वो यूज इसलिए किया जाता है कि डेटा को हाइड करके हम लोग इसको सुरक्षित बना सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट इंटीजर, जो आई एन टी आर डबल ओ एल लिखा हुआ है, फिर हमने लिखा है पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर इंटीजर आर लिख रखा है, रोल इज इक्वल टू आर। तो इसका यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो रोल है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो हमने लिख रखा है प्राइवेट आई एन टी आर ओ डबल एल, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पिछले ही पेज में। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पब्लिक वॉइड सेट रोल हमने जो लिखा है ना, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो क्या करेगा, वैल्यू को सेट कर देगी सेफली सेफली, ठीक है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर जब हमने प्राइवेट इंटीजर रोल लिखा तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमने ये डिफाइन किया कि इसको कोई भी आकर के रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। और इंटीजर आर की जो वैल्यू है उसको हम लोग मेथड के अंदर सेफली सेट कर पाते हैं, इसलिए यूज करते हैं। यानी अगर सिंपली बताऊँ तो इंटीजर जो बेसिकली इनकैप्सुलेशन है उसका सिंपल हम लोग यूज करते हैं किस लिए, वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाने के लिए, ठीक है, और पब्लिक गेटर्स या फिर सेटर्स को यूज करने के लिए। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ऐसे समझो कि इनकैप्सुलेशन का यूज करके हम लोग कुछ वेरिएबल्स कुछ डेटा को हाइड कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि बाकी जो यूजर्स हैं अगर वो कोडिंग नहीं कर रहे हैं या फिर किसी उनका इंटेंट सही नहीं है तो उनसे हम लोग अपने कोड को सेव कर सकें, बचा सकें, अपने डेटा को जो भी हम चाहते हैं कि सबको शो ना हो, ठीक है।
ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वाइवा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमको काफ़ी डिटेल में समझेंगे अच्छे तरीके से। इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि जो हमने यहाँ पर डेफिनिशन लिख रखा है वो तो लिख ही रखा है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर कि जो चाइल्ड क्लासेस हम लोग बनाएँगे वो पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टी और मेथड को यूज़ कर सकती हैं। प्रॉपर्टी यानी कि एट्रिब्यूट्स जो भी हमने उसके अंदर डिफ़ाइन किए हैं पेरेंट क्लास के अंदर, और मेथड्स जो कि हमने उसके अंदर डिफ़ाइन किए हैं फंक्शन से इसको रिलेट करते हुए चलो। जैसे इसका मैंने एग्जांपल क्या याद किया था कि जो बेटा होता है वो बेटा या बेटी जो भी होते हैं वो अपने पिता की मतलब ऐसे बोले तो फादर की क्वालिटी जो होती हैं उनको वो क्या करते हैं इनहेरिट करते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हमने क्लास एनिमल डिफाइन किया, जो क्लास होता है वो तो ब्लूप्रिंट होता है, हमने डिफाइन कर लिया इसके अंदर ये पेरेंट क्लास है। अब होगा क्या कि इसके अंदर यहाँ पर जो हमने क्लास डॉट एक्सटेंड्स एनिमल लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉग है वो क्या है सब क्लास है, या फिर ऐसे बोले तो चाइल्ड क्लास है जो कि पेरेंट क्लास एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। यानी इसके अंदर हम लोग कर क्या पाएंगे, एनिमल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं और जो भी मेथड्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ा उनको ये कर सकता है यूज कर सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनहेरिटेड जो होते हैं वो सिंगल यानी कि एक बेटा ऐसे समझ सकते हो। मल्टी लेवल मतलब क्या हो जाएगा, जैसे दादा हुए दादा पापा फिर हो गया बेटा, और हायरार्कियल का मतलब क्या हुआ कि एक बाप के बहुत सारे बेटे या बेटियां हो सकती हैं, इस तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो। फिर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने समझ लिया। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल मतलब क्या हुआ कि एक थिंग मेनी फॉर्म्स यानी वन थिंग मेनी फॉर्म्स। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि एक चीज़ डिफाइन किया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक ऐसा एसी डिफाइन बनाता हूँ जो कि एसी उसका नाम पहले रख दिया। अब कोई बोले कि मुझे इसे ठंडी में खरीदना है, तो हम बोलेंगे क्यों ठंडी में खरीदना है भाई, बोलेंगे ये रूम को गर्म करेगी, पहला काम। फिर वही सेम चीज़ है, हमने बोला कि गर्मी में हम इसे खरीदना चाहते हैं, बोलेंगे गर्मी में क्यों खरीदते हो भाई, अभी तो बताया तुमने कि ठंड में ये रूम को गर्म करता है। हम बोलेंगे नहीं, अब ये रूम को ठंडा भी कर सकता है। तो एक चीज़ और उसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, मल्टीपल वर्क्स की तरह रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने मेथड ओवरलोडिंग लिख रखा है, चूँकि सिंपल इसका मीनिंग हमने तो ये समझ लिया कि मेथड का नेम एक होगा लेकिन पैरामीटर्स हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो जो जैसे समझो कि मेथड का नेम हमने लिखा ऐड, ठीक है, मेथड का नेम हमने लिखा ऐड, लेकिन उसके अंदर जब हम लोग पैरामीटर्स अलग अलग लिख देंगे, मतलब ऐसे समझो मैं फंक्शन के बेसिस पर या मेथड के बेसिस पर जो मैंने पहले बताया उसके बेसिस पर डिफाइन करता हूँ। जैसे हमने एक एडिशन के लिए मेथड डिफाइन किया, ठीक है। पहले एडिशन के अंदर हम लोग मान लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू पास करते हैं, दूसरे मेथड के अंदर हम लोग मेथड तो सेम है लेकिन दूसरे के अंदर हम लोग फ्लोट वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो क्या हो गया, एक मेथड तो सेम है लेकिन एडिशन का मेथड है, लेकिन जो उसके अंदर पैरामीटर्स वैल्यूज हम लोग पास कर रहे हैं वो क्या है, अलग अलग काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। जैसे एम मान लो हम लोग एम डॉट ऐड कॉल करते हैं 2,3 और फिर हम लोग कॉल करते हैं एम डॉट ऐड 1,2,3, तो मतलब दो तीन को ऐड करेगा या फिर दूसरे के अंदर क्या ऐड करेगा 1 + 2 + 3, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा गया कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम इसलिए लिखा गया क्योंकि कंपाइलर जो होगा वो पहले डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड चलने वाला है, ठीक है। कौन सा मेथड मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने ऊपर वाला 2 3 वाला बोला वो चलेगा, या कि 1 2 3 चलेगा। ये चीज़ याद करनी पड़ेगी जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर आता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है ना वो क्या कर सकती है कि पेरेंट क्लास के मेथड को बदल सकती है, ठीक है, या फिर बदल देती ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बदल सकती है, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या हो जाएगा कि जो पेरेंट मेथड है ना उसके अंदर प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब रन टाइम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, ऐसे समझो कि रन टाइम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब बेटा चल पाएगा तभी तो पता चल पाएगा ना कि हमें क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है। तो रन टाइम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि रन टाइम पर ही डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड चलेगा और वो पेरेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, ठीक है। अब मेथड सिग्नेचर वगैरह के अंदर लिखा गया है कि नाम सेम होगा लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं, ओवरलोडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ओवर राइटिंग के अंदर जो होता है वो सेम पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस तो इसके अंदर है लेकिन मेथड ओवरलोडिंग के अंदर इनहेरिटेंस नहीं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मतलब मेथड सेम हो सकता है लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर बोले तो पैरामीटर्स हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझो ओवरलोडिंग को अगर मैं बताना चाहूँ तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। तो वो स्टूडेंट की तरह भी काम करेगा, एक बेटे की तरह भी काम करेगा, एक दोस्त की तरह भी काम करेगा, यानी एक नाम मेथड का एक नाम है लेकिन बिहेवियर उसके अलग अलग हैं, ठीक है। और ओवर राइडिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा हैं, बोलते हैं कि स्लोली गाड़ी को स्लोली चलाना, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, बच्चा बच्चा बड़ा नालायक है, वो निकला वो बोल रहा है नहीं मैं इसको तेज चलाऊंगा। यानी पेरेंट की जो बिहेवियर थी, पेरेंट ने जो बोला था उसके प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये इस चैप्टर की लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमें समझना है अब्स्ट्रैक्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि केवल इसेंशियल डिटेल्स को दिखाना और इरेलीवेंट डिटेल या फिर इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखना, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कि जब तुम कार चलाते हो तो तुम ये सोचते हो कि स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है, किस ब्रेक मतलब कैसे लेना है, या फिर एक्सेलरेटर पे पैर कैसे, मतलब सिंपल तुम ये देखते हो कि गाड़ी कैसे चल सकती है। उस समय तुम ये थोड़ी थोड़ी सोचने लगोगे कि
कौन कितने पिस्टन्स वर्क कर रहे हैं या किस तरीके से कितने स्ट्रोक का इंजन है, गाड़ी फिर लड़ जाएगी भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी की वजह से अब्स्ट्रैक्शन का मेन चीज़ क्या होता है कि जो काम अभी कर रहे हो उस पर ध्यान दो, इस चीज़ पे ना ध्यान दो कि काम हो कैसे रहा है। यानी व्हाट पता करना, हाउ नहीं पता करना, इसके अंदर ये मेन एम होता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसके लिए हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल या फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मतलब जिसके अंदर हम लोग को डिटेल्स हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन से बार बार मैं फंक्शन से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसी कोई न्यू ना लगे। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या हो गया, हम लोग ऐसे मेथड्स को भी यूज कर सकें जिसके थ्रू हम लोग इररिलेवेंट डिटेल्स जिनकी जरूरत नहीं है उसको सिंपली हम लोग हाइड कर सकें। पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन यानी कि सम पार्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन भी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। कौन? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। मल्टीपल क्या था, हायरार्कियल क्या था, और जो सिंगल लेवल का था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। हायरार्कियल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बाप के बहुत सारे बेटे। फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ा था तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पर हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में समझ लिया कि इसके अंदर मेन चीज़ हमारा जो होता है वो डिक्लेरेशन, बॉडी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इंटरफेस जो होता है ना वो केवल रूल्स या फिर ब्लूप्रिंट्स को देता है ये, ठीक है, देता है। जैसे अगर हम बोलते हैं इंटरफेस एनिमल हम लोग डिफाइन करते हैं और वॉइड साउंड करते हैं, कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब हम लोग इसके अंदर कॉल करेंगे मतलब इंटरफेस को यूज करेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर अब सबसे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरफेस कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। साथ के साथ इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करते हैं, और ये फुल अब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करता है। मतलब हम सारे के सारे डिटेल्स जो कि इररिलेवेंट है उनको कंप्लीटली हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनेबल करता है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है पैकेज। पैकेज के बारे में हमने पाइथन पैकेजेज के अंदर भी पढ़ रखा है कि ये जो होता है वो रिलेटेड क्लासेस का क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब सिमिलर क्लासेस को जब हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग पैकेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, फिर बेसिकली नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। साथ के साथ इसका यूज करके हम लोग बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, हम लोग लिखेंगे जैसे हमने पाइथन के अंदर पढ़ा था, इम्पोर्ट पी वाई एस पाई मतलब इम्पोर्ट पाइथन एस पी वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा गया है। तो जैसे हमने माई पैक डिफाइन किया उसके बाद हमने इसको इस पर्टिकुलर पैकेज को क्या किया कि इंपोर्ट करने की कोशिश किया। इंपोर्ट किस लिए करते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जिनका हम सिंपली यूज करना चाहते हैं, उसके केस में हम लोग इन पैकेजेज का यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास पाथ। क्लास पाथ जो होता है वो सिंपल जेवीएम को ये बताता है कि क्लास की फाइल्स कहाँ हैं, ठीक है। मतलब कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, ये सिंपल। तो जेवीएम की जो क्लास होंगी, मतलब जेवीएम जो होगा वो क्लास फाइल्स को खोजने के लिए क्लास पाथ का यूज करती है। मतलब ये ऐसे रास्ता होते हैं जो जेवीएम को ये बताते हैं कि ये चीज़ जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके अंदर यूज की गई है और उसका लोकेशन ये है। तो लोकेशन पता करना है तो क्लास की जो पाथ होगी उसको जो है क्लास की जो पाथ होगी वो क्या बताए? क्लास पाथ होती है ओवरऑल, जो कि जेवीएम को एक्सप्लेन कर देती है कि यहाँ पर जाइए आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आता है JAR फाइल, ठीक है, जावा आर्काइव्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जावा आर्काइव्स जो होती हैं वो ऐसे समझो कि क्या करती हैं, ये मल्टीपल, जैसे यहाँ पे लिखा हो गया ना कि मल्टीपल जो क्लास फाइल्स होती हैं उनको क्या करती हैं? कंप्रेस करके एक छोटी सी फाइल बना देती हैं, ठीक है। इसके लिए तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक जिप जो फाइल होती है तो उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो जार फाइल्स होती हैं, जावा आर्काइव फाइल्स जो होती हैं वो जावा फाइल्स को बंडल कर देती हैं और कंप्रेस्ड कर देती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर समरी में बताऊँ तो पैकेज जो होता है वो क्या होता है? फोल्डर ऑफ क्लासेस। और क्लास पाथ जो होता है वो जेवीएम को पाथ बताता है कि कहाँ पर क्लासेस लोकेटेड हैं। और जार को तुम याद कर लो, जावा का जिप का जो फोल्डर या फिर फाइल है, पैकेज है, उसके थ्रू। थैंक यू अलॉट। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस पीडीएफ के अंदर एक सिंगल पेज के अंदर भी इस पूरे यूनिट की समरी वाली पेज भी आपको मिल जाएगी।